नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश सागर आज फिर आपके सामने वीडियो री एग्ज़ाम का हिंदी प्रैक्टिस सेट 01 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि यूपी SSSC आयोग द्वारा वीडियो री एग्ज़ाम की डेट 26 और 27 जून ऑफिशियल साइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो जिसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कराने के लिए यूपी ग्लोबल कोचिंग की तरफ से आप लोगों के लिए यूट्यूब पर सारे प्रैक्टिस सेट जो कि 3 विषय हैं और इसके बारे में किस तरह तैयारी करें, क्या सिलेबस होता है, किस सब्जेक्ट से क्या क्या प्रश्न आते हैं, टाइमिंग क्या है, परीक्षा कैसे होगी, तमाम पूरी जानकारी आपको हमारी कोचिंग के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, जिसे आप एक बार ज़रूर देखें। तो आज मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें लेकर के आपके सामने आया हूँ। हिंदी में 50 क्वेश्चन जिन्हें हम करेंगे, पहला प्रैक्टिस सेट है और आगे हमारे प्रैक्टिस सेट लगातार आते रहेंगे। तीनों विषय के क्रम वाइज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके लिए अगर कहीं पर भी कोई समस्या आए, किसी भी क्वेश्चन से, किसी टॉपिक से, आप अपने समस्या को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेक्स्ट बार पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप, SMS या कॉल के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिसका समाधान हम बेहतर से बेहतर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने लिखा है वीडियो री एग्ज़ाम 2023, जिसमें सब्जेक्ट हमारा हिंदी और चूंकि प्रैक्टिस सेट 0 बने, ये पूरे 50 प्रश्नों के साथ परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। अगर हम मन लगा करके अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे तो हमारे पढ़े हुए प्रश्न ही परीक्षा में फंसेंगे। ये वादा है आपके साथ हमारे कोचिंग का, यूपी ग्लोबल कोचिंग का, कि आपको एक सीट दिलवा के रहेंगे। चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की ओर चलते हैं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का मुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उनके जवाब, उनके सही विकल्प को हम चयनित कर सकें। देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे हैं, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए प्रश्न पहला दिया है, किससे रहित राज्य किस काम का। ये हमारा जो ऊपर गद्यांश था उससे संबंधित ये प्रश्न है कि किससे रहित गद्यांश किस काम का। विकल्प का भद्र जनों से, खा श्रेष्ठ जनों से, गा प्रिय जनों से, घा शिक्षित जनों से। बताइए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। चलते हैं गद्यांश की ओर। गद्यांश में क्या दे रखा है, अपने प्रियजनों से राज्य किस काम का। पहली ही पंक्ति में साफ साफ लिखा है
अपने प्रियजनों से राज्य किस काम का। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? का विकल्प हमारा सही है, जिसमें लिखा है अपने प्रियजनों से राज्य किस काम का, अतः हमारा गा विकल्प सही है। क्लास को हम आराम आराम से, हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, ना कि रटाना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा हमसे कहता है जगत का अर्थ है। आसान सा प्रश्न है। जगत का अर्थ है विकल्प का समाज, खा संसार, गा देश और घा विकल्प में दिया है प्रदेश। तो इसका सभी को आंसर पता होगा। जगत का अर्थ संसार होता है। हा विकल्प हमारा सही है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ आसान भी हैं तो कुछ कठिन भी हैं। हमें इससे पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं या पेपर किस तरह का आता है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, निष्फल का आशय है। निष्फल का आशय है का विकल्प अधूरा, खा फलदायी, गा सार्थक, घा विकल्प में दिया है व्यर्थ। बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। यह भी प्रश्न आसान सा है, फटाफट इसका आंसर बताइए। निष्फल का आशय, सभी को इसका आंसर पता होगा। घा विकल्प इसका सही है व्यर्थ। निष्फल का आशय व्यर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है का विकल्प जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ, फटाफट इसका आंसर बताइए। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। का विकल्प हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है ई, रस ई, दीर्घ ई, ए, आई। आपको पता होगा दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। आ, ई, ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। आ, ई, ऊ, ऋ। ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में 3 स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर। पूछा हमसे निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर खा विकल्प सही है।
आप इन्हें नोट करते चलें ताकि इनसे संबंधित कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है आपको इनकी जानकारी रहेगी कि कौन कौन से स्वर कितने होते हैं या किसे किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वाह, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। विकल्प का सही है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा। अतः प्रश्न 6 का सही जवाब विकल्प गा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले। जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले, ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन जो कि या, रा, ला, वा होते हैं, प्लस सभी स्वर। अल्प प्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकले, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु बाहर निकले, ऐसे व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। प्लस ऊष्म व्यंजन, शा, सा और ये शा और हा, इनकी संख्या भी 4 होती है। महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकले, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा। हमसे पूछा है निम्न में अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन ये दूसरे स्थान पर है। खा वर्ग का दूसरा है, गा तीसरा है, ये दूसरा होगा, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये दूसरा है। तो हमसे क्या पूछा? अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। गा जो ऑप्शन दे रखा है खा के रूप में, वह हमारा निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन का सही जवाब होगा।
इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन की पूरी जानकारी आपको मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा, टा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? देखिए, घोष वर्ण या इन्हें सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण या सघोष वर्ण होते कौन से हैं? ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस तीसरा चौथा वर्ण सभी स्वर और हा अंतस्थ व्यंजन। ये आपके घोष या सघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद आता अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तीन सा, शा, सा और ये सा। अगर हम इन्हें अघोष को याद कर लें तो बाकी जो बचेंगे सभी सघोष बचेंगे। अगर हमें अघोष को याद कर लिया कि अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीन सा, जो तीन प्रकार के सा होते हैं, बाकी जो बचते हैं वो सभी घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो निम्न में घोष वर्ण पूछा है। देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये देख लीजिए कौन सा है। तो ये कौन सा स्थान होगा? चा, छा, चा, छा, जा, तीसरा आएगा ये। का पहला, ये पहला और ये पहला। तो जो पहले पहले होंगे वो आपके अघोष होंगे, और चूंकि सघोष पूछा है वो तीसरा होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाएगा। अतः प्रश्न 8 का विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते रहें, चीजों को नोट करते रहें। प्रश्न 9, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखिए, ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए दोनों होठों का प्रयोग किया जाता है। दोनों होठों को मिलाया जाए या मिलाकर किया जाता है, ऐसे वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। देखिए, कौन सा होगा इसमें? ओष्ठ वर्ण में आपके उ, और आपका पा वर्ग का मतलब ये आपके दो अक्षर होंगे जो स्वर के रूप में है, उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, पा वर्ग। ये जितने भी अक्षर होंगे सभी ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर सही विकल्प कौन सा होगा? हमारा घा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 9 का सही जवाब विकल्प घा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 10 की ओर। अच्छा, इसके अलावा जो बचे आपके आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये दोनों कहलाते हैं आपके
ये कंठ से बोले जाएंगे, कंठ वर्ण कहलाते हैं इन्हें, या कंठस्थ कह सकते हैं। और जो ई और ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये तालव्य कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, विकल्प का पीला, खा जलज, गा पर और घा दूध वाला। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, जलज, जल प्लस जा। इसका अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला या जल से पैदा होने वाला। अतः खा विकल्प हमारा सही है। पीला एक रंग है जो कि एक विशेषण होगा। दूध वाला एक यौगिक शब्द है। अतः प्रश्न 10 का निम्न में से योगरूढ़ शब्द है जलज, जल से जल में उत्पन्न होने वाला या जल में जन्म लेने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, मही धन उत्सव, महाधन उत्सव, मही धन उत्सव। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। आसान सा प्रश्न है, संधियां इंपॉर्टेंट है ये सभी। अगर हम महोत्सव का संधि विच्छेद करें तो बनेगा महाधन उत्सव। इसमें आपका जो आएगा यहां पर दीर्घ आ प्लस यहां से मिलेगा आपका उ, और ये दोनों जब इनका विकार होगा यहां पर परिवर्तन होने पर जो विकार उत्पन्न होगा यहां पर वो ओ के रूप में हो जाएगा। संधि होगी हमारी जो संधि दे रखी है महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। अतः विकल्प गा सही है। अच्छा, इसमें आप संधि कौन सी है इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा। देखिए द्वंद्व समास कौन सा होता है। द्वंद्व समास में जो प्रथम पद होगा, कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर योजक चिन्ह मिलता है। द्विगु समास में एक संख्यावाची होती है, जैसे इसमें एक एक उदाहरण दे रहा हूं, माता पिता, माता पिता में समास द्वंद्व समास, द्विगु समास चौराहा, अव्ययी भाव समास जिसमें एक अव्यय जुड़ा हो, और बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का ये बनेगा आपका बैल धन गाड़ी। तो यहां पर समास कौन सा होगा बैलगाड़ी में, यानी बैल की गाड़ी या बैलों से चलने वाली गाड़ी, तत्पुरुष समास। इसमें 12 का सही जवाब होगा घा, तत्पुरुष समास।
बैलगाड़ी, बैल धन गाड़ी, यानी कि इसका मतलब होगा बैल की गाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, आगमन में उपसर्ग है। जो आगमन शब्द है इसमें उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी मूल शब्द के पहले या कहें तो आगे जोड़ा जाता है। दूसरे होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसी मूल शब्द के बाद या उनके पीछे जोड़े जाने वाले शब्द होते हैं। तो आगमन में उपसर्ग पूछा है तो इसमें होगा आ धन गमन। सही विकल्प होगा का। आगमन में जो उपसर्ग होगा का विकल्प सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, रसोईया में प्रत्यय है। प्रत्यय भी बताया था, बाद में जोड़ने जाने वाले शब्द, किसी मूल शब्द के बाद जोड़े जाने वाले शब्द। देखिए रसोई, इसमें मूल शब्द क्या होगा? रसोई प्लस क्या जोड़ा जाए इसमें जिससे कि हमें रसोईया मिले? इसमें इया। तो इया शब्द जो होगा वो यहां पर प्रत्यय होगा, अतः खा विकल्प सही है। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे लिए जाते हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा में ही बोला जाता है। तत्सम शब्द है। देखिए यहां पर क्षेत्र दे रखा है। क्षेत्र यहां पर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा खेत। क्षेत्र यहां पर एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होगा खेत। आगे दिया है ऑप्शन में गधा, गाय और घर, ये सभी तद्भव शब्द हैं जिनके अगर तत्सम देखे जाएं तो गधा का होगा आपका गर्दभ, ये तत्सम है। गाय का गौ और घर का गृह, ये तीनों सम हैं इनके। यानी हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम केवल क्षेत्र है, बाकी ये तद्भव है। इन तद्भवों के ये शब्द जो मैंने लिखे हैं ये तत्सम है और क्षेत्र तत्सम दे रखा है जिसका तद्भव होगा खेत। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब यहां पर एक तद्भव है, बाकी के तीन तत्सम है। देखिए यौवन, निर्झर, जीव, स्थान, कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। सही जवाब होगा इसका जीव। तद्भव है जिसका तत्सम होगा जिव्या। बाकी जो शब्द दे रखे हैं वो सभी तत्सम हैं। प्रश्नों की संख्या 50 है, इसलिए थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। कोशिश ये कर रहे हैं आपको समझ में भी आए और कम से कम समय लगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में रूप दे दिया गया है। गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, बताइए कौन सा शब्द इसमें देशज है? जो केवल बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता
कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही ना चले। इसका जो सही विकल्प होगा घा, कटोरा। कटोरा यहां पर देशज शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मध्य, मयूर, वचन। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, सही जवाब बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न 18 का। विकल्प से आपको पता चल रहा होगा मध्य, मयूर, वचन ये एक जैसे शब्द हैं, बाकी जो टिकट दे रखा है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये विदेशी शब्द है जो सीधा सीधा उच्चारण में आया है, टिकट। मध्य, मयूर, वचन ये देशज शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका हरा, पतला, सभा, गहरा। पहचानना है कि इनमें से जो शब्द दे रखे हैं इनमें से एक शब्द संज्ञा है। सीधा सीधा संज्ञा किसी नाम को कहा जाता है, अर्थात किसी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। हरा एक रंग है, पतला एक उसका आकार होगा, एक गुण बताएगा, गहरा, जबकि यहां पर जो सभा दे रखा है, सभा यहां पर एक संज्ञा है। और ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। निम्न में से संज्ञा शब्द सभा है जो कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, निम्न में से सर्वनाम शब्द हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। नींद, रोग, सफाई, कौन। तो यहां पर घा विकल्प सही है। कौन यहां पर सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 20 का सही जवाब होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि दे रखा है घा के रूप में, कौन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, निम्न में विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। बताइए सही शब्द कौन सा होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न 21 के लिए। विशेषण पूछा है हमसे, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। इसका सही जवाब होगा विकल्प खा, उचित, जो कि एक गुण है, विशेषण है जो गुण बता रहा है, और जो गुण बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना, देना। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो किसी अन्य से कराई जाएं, किसी यानी स्वयं ना करके किसी अन्य से
किसी अन्य से कराई जाने वाली क्रियाएं। कराई जाने कराई जाने वाली क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी अन्य से कराई जाती हैं, अर्थात अन्य से कराई जाने वाली क्रियाएं। उठना स्वयं की क्रिया, चमकना स्वयं का काम है। आप अच्छे काम करोगे तो आप समाज में चमकोगे। देना, किसी को वस्तु देनी है, लेन देन करना है तो ये आप स्वयं करोगे। गिराना, गिराना यानी गिरना आप स्वयं करोगे, लेकिन गिराना किसी दूसरे को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा गा विकल्प सही है। प्रश्न 22 के लिए सही जवाब होगा विकल्प गा, गिराना, जो कि एक प्रेरणार्थक क्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय है उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। सही जवाब बताइए कौन सा होगा प्रश्न 23 के लिए। देखिए अव्यय होते क्या हैं? वे शब्द या वे क्रिया विशेषण, क्योंकि अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं, वे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों से नहीं बनते। किसी दूसरे शब्दों से नहीं बनते। मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं वे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों से नहीं बनते। जैसे उदाहरण के तौर पर ठीक या दूर इत्यादि। तो निम्न में अव्यय है, आपका खा विकल्प यहां पर सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, पक्षी का पर्यायवाची है, फटाफट इसका आंसर बताइए। भूधर, मीन, ब्रंद, बेहग। सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट इसका आंसर बताइए। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, ब्रंद, बेहग। बताइए सही जवाब क्या होगा? भूधर, मीन, ब्रंद, बेहग। इसका जो सही जवाब है बेहग, गा विकल्प सही है। पक्षी का पर्यायवाची बेहग, और इसके कौन कौन से होते हैं? पखेरु, अंडज, पखेरु, अंडज और परिंदा, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। बाकी जो दे रखे हैं भूधर, भूधर, मीन, ब्रंद, ये तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। मछली के पर्यायवाची। इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, जटिल का विलोम होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। जटिल का विलोम सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 25 का जवाब बताइए।
जटिल का जो विलोम होगा सरल, का विकल्प यहाँ पर सही है। जटिल मानी कठिन, कठिन, कुटिल, टेढ़ा, ये इसके समानार्थी शब्द हो गए। बाकी जो सरल दे रखा है वो इसका विलोम शब्द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द बताइए। जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द होगा। का विकल्प गेय, था विकल्प देय, गा विकल्प पेय और घा विकल्प दान। बताइए एक वाक्य के लिए शब्द। जो देने योग्य हो, देखिए जो देने योग्य हो उसके लिए कहा जाता है दे। तो यहां पर हा विकल्प हमारा सही जवाब होगा। गेय किसे कहते हैं? जो गाने योग्य हो, गाने योग्य हो। पेय जो पीने योग्य हो। बाकी जो दान बचा, दान क्या होता है? निस्वार्थ भाव से किसी को कोई वस्तु दी जाए, वो भी बिना अपेक्षा के कि ये हमें वापस मिलेगा, उसे दान कहते हैं। तो जो देने योग्य हो उसे देय, गाने योग्य गेय और पीने योग्य पेय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 हो गया। 27वां प्रश्न, दिन, दिन शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। दिन और दिन ये दोनों एक शब्द युग्म है। इसमें सही अर्थ वाला हमें विकल्प छांटना है, कौन सा होगा? देखिए दिन का मतलब क्या होता है? दिन दिवस के लिए कहते हैं, और जो दीन है वो गरीब, तो दिवस और गरीब विकल्प का हमारा सही है। प्रश्न 27 का सही जवाब का विकल्प दिवस गरीब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 28 के लिए? मतलब एक ऐसा शब्द जो अनेक शब्दों के लिए यूज हो, जिसके अर्थ अलग अलग हो। बाकी तीन जो दे रखे होंगे उनका एक ही अर्थ होगा। देखिए यहां पर साहस हिम्मत अपने आप में ही, पुस्तक नाम, बालक नाम। बाकी जो अंबर है, इसमें अंबर कैसे कहेंगे? आकाश, अंबर आकाश, कपास मेघ। इसके अर्थ अलग अलग हैं अंबर के, अतः यहां पर विकल्प गा सही है। जो अनेकार्थक शब्द है अंबर, आकाश, कपास, मेघ के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, तो इसका एक अर्थ और होता है अंबर वस्त्र के लिए और कहते हैं इसे। प्रश्न 29 के लिए, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उसे हमें छांटना है। का विकल्प पूज्य, खा विकल्प परीक्षण, गा प्राण और घा परीक्षा। बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? आसान से प्रश्न है। प्रश्न 29 का सही जवाब बताइए। यहां पर जो परीक्षा है वो सही है। परीक्षा शब्द शुद्ध लिखा है।
जबकि जो पूज्य है उसे लिखा जाएगा पूज्य, परीक्षण, और ये प्राण, ये प्राण लिखा जाएगा। ये शुद्ध रूप होंगे। बाकी जो दे रखा है वो घा विकल्प हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहां पर 3 शब्द शुद्ध दे रखे हैं, एक शब्द अशुद्ध लिखा है, उसे हमें छांटना है। देखिए का विकल्प प्रादेशिक, खा माधुर्य, गा व्याप्त, और घा प्रामाणिक। बताइए इसमें सही जवाब कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द को छांटिए। प्रश्न 30 का सही जवाब देखिए इसमें प्रामाणिक, जो कि एक अशुद्ध शब्द लिखा है, इसका शुद्ध होगा प्रामाणिक। बाकी के ऊपर 3 जो शब्द दिए हैं वो शुद्ध रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग पर, ने, को, से। बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न 31 के लिए सही जवाब अधिकरण कारक का परसर्ग। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, अधिकरण में आता है आपका में और पर, तो यहां पर दे रखा है, अधिकरण कारक का परसर्ग का विकल्प यहां पर सही है। कर्ता ने, कर्ता कारक के लिए ने परसर्ग होता है, कर्म कारक में को परसर्ग होता है, और करण कारक में से परसर्ग होता है। अतः यहां पर प्रश्न 31 के लिए का विकल्प सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। पुल्लिंग शब्द छांटना है। एक पुल्लिंग है, बाकी के 3 स्त्रीलिंग हैं। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। प्रश्न 32 के लिए सही जवाब बताइए। क्षमा मांगी स्त्रीलिंग होता है, घटना घटी स्त्रीलिंग होता है, रीति हुई स्त्रीलिंग, क्षेत्र पुल्लिंग। अतः प्रश्न 32 का सही विकल्प गा क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यहां पर 3 शब्द पुल्लिंग है, एक शब्द स्त्रीलिंग है। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। बताइए सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न 33 का? दुख कट गया या दुख कटी? दुख कट गया। लेख अच्छा है या लेख अच्छी है? लेख अच्छा है। स्पर्श होता है। गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 33 का सही विकल्प खा गरिमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं? देखिए लोग, प्राण,
दाम आंसू हस्ताक्षर लोग प्राण दाम आंसू हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव, और एक आपका ये जो दे रखा है दर्शन, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो का विकल्प हमारा सही है। बाकी नारी का बहुवचन नारियां, लता लताएं, और गाय का गायें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। बताइए कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न 35 के लिए सही जवाब साथ ही थे, भूतकाल के उदाहरण होते हैं। तो इसमें एक ही है, राम घर गया था, भूतकाल है ये, और भूतकाल में भी कौन सा है ये, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का उदाहरण वो भी पूर्ण भूतकाल। बाकी मैं जाता हूं, ये वर्तमान, ये वर्तमान का उदाहरण है, ये भी वर्तमान का उदाहरण है, जा रहा है, अंतर होता है वर्तमान में भी काफी होते हैं। और ये आपका भविष्य का है, पड़ेगा, गा गी गे, भविष्य काल का। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा प्रश्न 35 के लिए, राम घर गया था, भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न 35 का खा विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36, निम्न में भाववाच्य है। निम्न में भाववाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में भाववाच्य है, प्रश्न 36 का सही जवाब बताइए फटाफट इसका आंसर। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रश्न 36 का सही जवाब प्रश्न 36, निम्न में भाववाच्य है, मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन से बैठा नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, ये कर्तवाच्य हैं, और नीचे पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। बाकी मोहन से बैठा नहीं जाता, ये उसके भाववाच्य का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न 37 के लिए। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, जब एक उपवाक्य, क्योंकि ये वाक्य मिश्र वाक्य में वही होगा जिसमें 2 उपवाक्य जोड़े जाएंगे। जब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, आश्रित का मतलब निर्भर हो या आधारित हो। पहले के घटित होने पर ही दूसरा घटित होगा, पहला कर्म होने के बाद ही दूसरा कर्म होगा। जैसे विद्वान सब जगह पूजा जाता है, एक ही कर्म है, उसमें क्रिया एक ही है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है,
ये मिश्र वाक्य नहीं है, क्योंकि क्रिया एक ही है। दूसरा, वह पुस्तक राम की थी, ये भी है। और जब सवेरा हुआ, चौथा जो विकल्प दे रखा है कि जब सवेरा हुआ, अगर सवेरा नहीं होता तो हम नहीं जाते, ये डिपेंड है हमारे जाने पर। जब सवेरा हुआ तभी हम लोग बाहर गए, तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, अतः मिश्र वाक्य का उदाहरण घ विकल्प सही है। प्रश्न 38, मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंग है, मतलब वाक्य पूरा गलत नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य माना जाता है। तो इसमें अशुद्धि क्या है, किसी एक शब्द के हटाने से ये शुद्ध हो सकता है, तो वो कौन सा है, यही पूछा है कि अशुद्ध अंग कौन सा है। मैंने, अगर मैंने हटा दिया जाए या मैंने सही कर दिया जाए तो ये शुद्ध हो जाएगा, या विद्यालय या जाना या है। बताइए क्या सही है इसमें विकल्प जो कि अशुद्ध अंग के रूप में पूछा है। मैंने विद्यालय जाना है, जिसकी जगह हम ये लिख दें कि मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। देखिए बाकी क्या सेम है, ना तो हमने विद्यालय हटाया, ना जाना और ना है, मुझे, मैंने की जगह मुझे कर दिया। तो यहां पर जो अशुद्ध अंग है वो का विकल्प का मैंने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, चिन्ह दे रखे हैं आपके सामने 4, बताइए कौन सा इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आपका खा विकल्प सही है। ये आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम, ये पता ही चल गया आपको, प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सभी, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। और ये आपका लास्ट में जो दिया है प्रश्न 39 में लास्ट में, ये है आपका अर्धविराम। अर्धविराम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चीजों को नोट करते चलें, वीडियो को स्किप करके पॉज कर सकते हैं आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीजों को नोट करते चलिए, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से ये हिंदी व्याकरण ही पूरा इंपोर्टेंट मायने रखता है किसी भी परीक्षा के लिए। वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर जरूर करें। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न 40 का सही जवाब आसमान फट जाना अर्थात अचानक आफत आ पड़ना, ये हमारा डी विकल्प जो घा विकल्प दे रखा है वो सही है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत आ पड़ना। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 41, स्वावलंबी होने के लिए, अच्छा स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है। पवारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा प्रश्न 41 का सही जवाब देखिए पवारा होना, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक लाभ होना या लाभ ही लाभ होना, बहुत अधिक लाभ होना। पानी फेर देना, इसका मतलब क्या होता है पानी फेर देना। पानी फेर देना किसी की मेहनत बेकार करना, यानी बिगाड़ देना, किसी भी काम को खराब कर देना, बिगाड़ देना। पैरों पर खड़ा होना जो कि हमारा स्वावलंबी होने का अर्थ है, ये स्वावलंबी, पैरों पर खड़ा होना इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना।
फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका मतलब होता है डर डर कर कदम रखना या डर कर कदम रखना। तथा यहां पर विकल्प होगा सही जवाब का विकल्प। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा पैरों पर खड़ा होना, का विकल्प हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 42, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। कर्म पर डिपेंड करता है आपका फल। आप अच्छी मेहनत करोगे तभी परीक्षा में पास हो पाओगे, अपनी एक सीट हासिल कर पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो एक सीट मिलने वाली नहीं है। अतः बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, यानी कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, गलत है ये विकल्प। प्रश्न 42 का जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये हमारा सही विकल्प है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, गलत है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करने के लिए भी फल की इच्छा करनी पड़ती है। इसका सही जवाब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मतलब लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। पूछ पूछ ये वो वाली पूछ नहीं है बंदर जी वाली, पूछ पूछ। लाभ ही लाभ का अर्थ क्या है। प्रश्न 43 का सही जवाब पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब लाभ ही लाभ होना, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है सभी मनुष्य एक समान नहीं होते, सभी मनुष्य एक समान नहीं होते। नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा कार्य अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। नेकी और पूछ पूछ इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होता है भलाई के काम को करने के लिए, भलाई के काम को करने के लिए पूछना। पांचों उंगलियां घी में, लाभ ही लाभ होना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, नेकी और पूछ पूछ किसी अच्छे काम को करने के लिए किसी से पूछना नहीं चाहिए, मतलब पूछने की आवश्यकता नहीं होती अच्छे काम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 44, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। प्रश्न 44 का शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 44 का। प्रश्न 44 का सही जवाब मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना, यानी व्याख्या के साथ अनुवाद करना। तो क्या होगा व्याख्या, देखिए व्याख्या हम कर रहे हैं इसकी, और व्याख्या के साथ क्या कर रहे हैं अनुवाद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा व्याख्या अनुवाद हो जाएगा। ये हमारा घा विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है।
ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। बताइए 45 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 45 का सही जवाब इसका सही जवाब होगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ब्रज जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र जो कि पश्चिमी क्षेत्र में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 46, एहसान ना मानने वाला कहलाता है। एहसान ना मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ उसे कहते हैं जो एहसान मानने वाला हो। एहसान मानने वाला। कृतज्ञ दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से इन चीजों को पढ़ लेना और नोट कर लेना। एहसान ना मानने वाला, एहसान ना मानने वाला होगा कृतज्ञ। विश्वासघाती, ऐसा व्यक्ति जिस पर हमें विश्वास हो और वो धोखा दे दे। ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास हो और वह धोखा दे दे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? विश्वासघाती कहेंगे। आजकल के मित्र ऐसे ही होते हैं, विश्वासघाती। तो मित्र जो बनाओ सोच समझकर। परोपजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला परोपजीवी। तो यहां पर सही विकल्प होगा एहसान ना मानने वाला, अर्थात कृतज्ञ होगा वो, ना कि कृतज्ञ। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो एहसान मानता हो। मनुष्य कैसा व्यक्ति है? मनुष्य परोपजीवी है, दूसरों के सहारे जीता है, पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 47, सूर सागर के रचयिता हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर से सूर मिला लीजिए, सूरदास जी हैं। सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न 47 का घ विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 48, निम्न में से रीतिकाल के कवि हैं। निम्न में से रीतिकाल के कवि हैं। प्रश्न 48 का सही जवाब बताइए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 48 का सही जवाब बताइए क्या होगा? प्रश्न 48 का सही जवाब होगा बिहारी, जिनका पूरा नाम होता है कविवर बिहारी। कविवर बिहारी रीतिकाल के हैं। बाकी जो बचे एक आपके जयशंकर प्रसाद और निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद के हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, प्रश्न 49, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, भगवान दास। प्रश्न 49 का सही विकल्प बताइए कौन सा होगा? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प खा हमारा सही है। प्रश्नों को आप नोट करते चलें साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट क्लास है और ऐसे ही प्रश्नों को हम आगे लेकर आएंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ कठिन से कठिन होंगे, सब तरह के प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 50। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न 50 का? मैथिली शरण, उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा है प्रश्न 50 का? इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं जो इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछी जाती हैं, एक आपकी रश्मि रथी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र, ये परीक्षा में पूछे जानी, ज्यादातर रश्मि रथी पूछी जाती है, उर्वशी पूछी जाती है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान से लिख लें, नोट कर लें। तो ये था हमारा आज हिंदी वीडियो री एग्जाम का हिंदी प्रैक्टिस सेट 01। तो मैं समझता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरीके के प्रश्न को लेकर के हम आगे आते रहेंगे। तो आप वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।